तो चलिए बच्चों, आरंभ करते हैं पाठ 4 का पुस्तकीय कार्य। आशा है आप सभी ने बुक निकाल ली होगी, हाथ में पेंसिल तैयार होगी। आज की डेट उसमें मेंशन करिए और शुरू करते हैं यह कार्य, पुस्तकीय कार्य। देखिए बच्चों, पेज नंबर 34 में सबसे पहला हम कर रहे हैं पठित पाठ्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये मैं पढ़ती जा रही हूँ और पहले ये पैराग्राफ हम पढ़ते हैं, फिर इसके उत्तर हमें करने हैं। ठीक है। कल्पना कीजिए उस यात्री की जिसकी कोई मंजिल नहीं। रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ यात्री और विभिन्न दिशाओं की ओर ले जाती असंख्य रेलगाड़ियाँ जो उसे रेगिस्तानों, कश्मीर की वादियों, सागर की उठती गिरती लहरों, असम की हरी भरी पहाड़ियों, पंजाब के लहलहाते खेतों, गंगा यमुना के तटों और न जाने कहाँ कहाँ तक ले जा सकती है। परंतु क्या एक ही समय में वह सब जगह जा सकता है? जाने के लिए उसे एक मंजिल चुननी होगी। इसके अभाव में तो यात्री वहीं खड़ा प्रतीक्षा करता रहेगा और समय बीत जाएगा। जीवन में सफलता के लिए अपनी मंजिल का सही चुनाव पर अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति, मैं पेज नंबर 35 में आ गई हूँ। प्रत्येक व्यक्ति की किसी खास काम में रुचि हुआ करती है। इस रुचि को पहचानने के लिए कभी कम तो कभी अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। कोई भी कदम उठाने से पूर्व विचार अवश्य करना चाहिए कि आखिर हम चाहते क्या हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। जब तक लक्ष्य साधा नहीं जाएगा उसे पाना दूभर है। यह लक्ष्य भी रुचि के अनुकूल ही होना चाहिए। हर कोई अपनी रुचि के क्षेत्र में अच्छा काम कर सकता है। बच्चों देखिए, ये आपका इस पद्यांश को, इस गद्यांश को मैं समझा नहीं रही हूँ इसलिए क्योंकि हम इसे ऑलरेडी समझ चुके हैं। आपको ध्यान इस बात पे देना है कि वाचन कार्य कैसे किया जाए। आज मैं इस बारे में भी थोड़ा सा बोलूँगी कि आप वाचन कार्य किस प्रकार से करेंगे पुस्तक का। देखिए बच्चों, एक तो जब हम पढ़ रहे होते हैं तो आप क्या गलती करते हैं, उसमें आप लोग ना उसके जो विराम चिन्ह हैं उनका ख्याल नहीं रखते हैं। तो हमें उसका ख्याल रखना है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे पहली लाइन है, कल्पना कीजिए उस यात्री की जिसकी कोई मंजिल नहीं। अब पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम का मतलब आपको थोड़ी देर उसमें रुकना है, श्वास लेनी है। ठीक है। अब मान लो कोई क्वेश्चन मार्क वाला है लाइन है, उसको आप कैसे पढ़ेंगे? कोई भी कदम उठाने से पूर्व विचार अवश्य करना चाहिए कि आखिर हम चाहते क्या हैं। अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसको उसी तरह पढ़ेंगे, चाहते क्या हैं, उसमें क्या पर एम्फेसिस डलेगा, आपके एक्सप्रेशंस वैसे आएंगे तो आपका पढ़ने का तरीका प्रभावी बनेगा। ठीक है बच्चों। अभी जैसे कि आप 6th क्लास में भी 7th क्लास में भी आपने पद्यांश और गद्यांश करे हैं, तो ये गद्यांश इसी किताब का है। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। इसका प्रश्न, पहला प्रश्न, मंजिल का चुनाव क्यों जरूरी है? इसका आंसर इसी में है। मंजिल का चुनाव क्यों जरूरी है? पेज नंबर 34 में पैराग्राफ की लास्ट लाइन, जीवन में सफलता के लिए अपनी मंजिल का सही समय पर चुनाव अत्यंत आवश्यक है। यह आंसर यहीं तक है। क लिख के इसको अंडरलाइन करेंगे। कर ली? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, कोई भी कदम उठाने से पहले क्या विचार करना चाहिए? इसका आंसर है पेज नंबर 35 में पैराग्राफ की 2nd लाइन। देखिए स्पष्ट लिखा है, कोई भी कदम उठाने से पूर्व विचार अवश्य करना चाहिए कि आखिर हम चाहते क्या हैं। ठीक है, विचार करना चाहिए। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। ये आपका 2nd का आंसर हो गया। अब अपना आता है तीसरा प्रश्न, इस गद्यांश का तीसरा प्रश्न, लक्ष्य का निर्धारण किसके अनुरूप होना चाहिए? ये क्वेश्चन है 3rd। इसका आंसर इसी पैराग्राफ की 2nd लास्ट लाइन का लास्ट वर्ड,
यह लक्ष्य भी रुचि के अनुकूल ही होना चाहिए। ठीक है, ये इनके तीनों के आंसर्स हो गए जो मैंने आपको अंडरलाइन करा दिए। आशा है आपने अंडरलाइन कर ली होगी। अब हम चलते हैं, इसका सही विकल्प चुनकर राइट का निशान लगाइए। मैं आपको साथ साथ कराती जा रही हूँ। आप सब अपना पुस्तकीय कार्य कंप्लीट रखेंगे। मैं बार बार कहती हूँ, जब भी कोई हिंदी की किताब जब भी कोई हिंदी का आपका लेसन प्लानिंग होती है तो आपको हिंदी की पुस्तक सारी एक तरफ रखकर बैठना है पढ़ते समय। हर सब्जेक्ट में यही करिए, आपको कॉपी किताब के लिए भागना नहीं पड़ेगा। आपका जो पीरियड है वो ख़त्म नहीं होगा, आप इधर उधर नहीं रह जाएंगे, आपका सारा ध्यान अपने विषय पर ही रहेगा। चलिए, क, जीवन में सफल होने के लिए क्या आवश्यक है? इसका सही आंसर है, पहले मैं सारे आंसर ऑप्शंस पढ़ रही हूँ, फिर आपको सही आंसर बताऊंगी। अनेक स्थानों की यात्रा, मंजिल का सही समय पर चुनाव, बिना रुके चलना, रुचि का काम चुनना। इसमें जो सेकंड ऑप्शन है, मंजिल का सही समय पर चुनाव, इस पे आप टिक करेंगे। ठीक है, मंजिल का सही समय पर चुनाव। ख, प्रकृति हमें क्या प्रेरणा देती है? नदियों की तरह बहने की, सूरज की तरह डूबने उगने की, काम में जुटे रहने की, सफल होने की। तो बच्चों, इसका ऑप्शन 3 जो है, काम में जुटे रहना, उसको राइट कर लीजिए आप। काम में जुटे रहने की, प्रकृति हमें निरंतर काम करने की प्रेरणा देती है। हमने चैप्टर में पढ़ा था, मैंने समझाया था आपको ये बात। ग, किस प्रकार के वृक्ष किसी के आश्रय स्थल बनते हैं? नंबर 1, हवा के झोंके से हिलने वाले, आंधियां झेलने का साहस रखने वाले, फूल फल देने वाले और घने जंगल में उगने वाले। आश्रय स्थल कोई भी व्यक्ति कब बन सकता है? जब उसमें दमखम हो, मानवता के आधारित वो कार्य करता है। तो उसी प्रकार वृक्ष के लिए कहा गया है, तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट होगा, आंधियां झेलने का साहस रखने वाले। ठीक है, समझ में आया? अब जो आपका नीचे लिखा हुआ है मूल्य परक, उसको काट दीजिए। भाषा ज्ञान में आइए। किताब में भाषा ज्ञान जो है क्वेश्चन नंबर 1, वो आप आइए और देखिए, मैंने आपके लिए ब्लैक बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे लिख दिया है। ये देखिए, इस पे आएंगे। पहला क्वेश्चन है, इन शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। मिल गया आपको अपनी किताब में? अपना पेंसिल निकाल लीजिए और उसके साथ साथ इस किताब का कार्य करते चलेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कक्षा में करते हैं। ठीक है, पेड़, पेड़ के 2 पर्यायवाची हैं, एक तो वृक्ष और एक तरु। पर्यायवाची आप सब जानते हैं बच्चे, इसलिए मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, उसके बारे में बता नहीं रही हूँ ज़्यादा। एक ही शब्द के अनेकों वर्ड्स होते हैं, वो पर्यायवाची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं। दूसरा है इसमें चिड़िया। चिड़िया को बया भी कहते हैं और चिरैया भी कहते हैं। चिरैया, आई की मात्रा इसमें लगी हुई है, इसको प्रोनाउंस भी आप बोलेंगे, उच्चारण भी इसका चिरैया ही करेंगे, चिरैया। ठीक है, आगे चलते हैं। सागर, सागर के बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे हमको 2 ही लिखने थे, इसलिए समुद्र और रत्नाकर। लिखते समय शुद्ध बोले और शुद्ध लिखें। समुद्र, द के नीचे र, समुद्र, रत्नाकर। रुचि, ये रुचि, रुचि नहीं है, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, रु और ची, रुचि है ना। इच्छा, अभिरुचि, इच्छा और अभिरुचि, आपको 2-2 लिखने हैं, वो आप लिखते चलिए। इच्छा और अभिरुचि। कदम, कदम यानी आपका पैर, पैर पे फिर आई की मात्रा है, पैर बोला जाएगा, इसका शुद्ध उच्चारण है पैर, आई की मात्रा। हर मात्रा के पीछे मैं आपको पढ़ाते समय कई बार बताती हूँ, जो स्वर होते हैं उनसे मात्राएं बनती हैं और व्यंजनों पर लगाई जाती हैं। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए। और जब लगती है तो वह मात्रा उस स्वर का उच्चारण, उसकी ध्वनि भी निकालती है। क पे मैंने आ की मात्रा लगाई तो क से बना, क पे आ की मात्रा लगाते ही बनता है का, यानी का के साथ आपको आ की मात्रा है तो आ सुनाई देगा, का, का, आ सुनाई दे रहा है।
इसी प्रकार ऐ की मात्रा ऐ, पैर, पई ऐ ऐ ऐ ऐ पैर, इसको हम बोलते क्या है लेमन भाषा में, क्योंकि हमको उच्चारण का इतना ज़्यादा अंदाज नहीं है तो हम बोल देते हैं कि पैर। पैर नहीं है, ऐ की मात्रा नहीं है, ऐ की मात्रा है ये। तो पैर और पग। नेक्स्ट है मनुष्य। मनुष्य दो पर्यायवाची, मानव और नर। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इसलिए आपकी ये कविता की लाइन मैं बोल रही हूँ, इसलिए क्योंकि आपका चैप्टर यही है, लक्ष्य परिश्रम करो, परिश्रम से पाओ। तो मानव में ही वो शक्ति है कि जब वो जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन के पिघल जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आपकी किताब में है 4 तत्सम और 4 तद्भव शब्द लिखिए। अब बच्चों तत्सम और तद्भव क्या है पहले ये जानेंगे, तभी तो हम उसको आगे लिख पाएंगे। तत्सम शब्द वो शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में वैसे के वैसे ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, वो तत्सम शब्द होते हैं। और तद्भव शब्द वो होते हैं जो हिंदी भाषा के शब्द हैं, जो हिंदी भाषा में बोले जाते हैं, यूज किए जाते हैं, वो तद्भव शब्द हैं। अब देखिए बच्चे, बहुत सिंपल सा उदाहरण है। कभी कभी आप दूध पीते हैं, दूध। अब बताइए तो ये दूध शब्द तत्सम है या तद्भव है? मैं बताती हूँ। दूध शब्द तद्भव है, उसका तत्सम शब्द होता है दुग्ध। इसी प्रकार आप घर में रोटियों में लगाकर घी खाते हैं, तो घी इज अ तद्भव शब्द, घी तद्भव है। उसका तत्सम शब्द क्या होगा? जो संस्कृत निष्ठ है, जो संस्कृत में से लिया गया है, संस्कृत भाषा से लिया गया है, वो क्या होगा? घी का घृत। समझ रहे हैं आप? इसी प्रकार के ये वर्ड्स हैं जो मैंने बताए हैं, वो अपने को अपने पाठ में आए हुए 4-4 शब्द लिखने हैं और उन्हीं के तद्भव, तत्सम से तद्भव रूप भी उनके लिखने हैं। तो यहाँ मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख दिए हैं सब। तत्सम वाली रो में लक्ष्य, संगम, आश्रय और ध्वज को उतारेंगे। 4 लिखने हैं, इसलिए हमने 4 यहाँ दिए हैं। लक्ष्य का तद्भव, यहाँ से हम चलेंगे, लक्ष्य का तद्भव होता है मंजिल। हिंदी में आप मंजिल जिसको जानते हैं, वही संस्कृत निष्ठ लक्ष्य आ जाता है। और संगम, संगम तत्सम शब्द है, उसका तद्भव शब्द है संगम का मतलब मेल, मिलना, दोनों सही है। अब आश्रय, अब तत्सम शब्द संस्कृत निष्ठ से आएंगे। हमने वहां आश्रय लिया यानी सहारा लिया, सहारा इज अ तद्भव वर्ड। ठीक है, अब चलते हैं ध्वज। ध्वज, आप ध्वज जानते हैं, जिसको झंडा बोलते हैं। ध्वज का हम तद्भव रूप लिखा है हमने यहाँ पताका। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चन में, जो कि है कुछ संज्ञा शब्दों से त्व जोड़ने पर भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। इसमें 2 तरह से बताया हुआ है इस प्रश्न को। त्व क्या है बच्चों? त्व है, हमने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े थे, आपको याद हो तो। त्व है प्रत्यय, प्रत्यय है। तो उस प्रत्यय से अलग अलग शब्द बने हैं, वो आपको जस्ट पढ़ के मैं बता रही हूँ। जैसे देव, देव में आपने त्व लगाया तो देवत्व। पुरुष, पुरुषत्व। मनुष्य, मनुष्यत्व। पशु, पशुतत्व। साधु, साधुत्व। नारी, नारित्व। बंधु, बंधुत्व। क्षत्रिय, क्षत्रित्व। स्वामी, स्वामित्व। ठीक है बच्चों, इसमें आपने त्व लगाकर, ये त्व क्या है? त्व है, अभी आपको मैंने बताया, प्रत्यय। त्व है प्रत्यय, प्रत्यय जोड़कर आपने भाववाचक संज्ञाएं बनाई हैं। उसी प्रकार यहाँ पे ता प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञाएं बनानी है और बताना है कि अब वो वर्ड का लिंग क्या है, वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। देखिए, आइए किताब में, और आपके देखिए लिखे हुए सफल, उदार, महान, कायर, इस प्रकार के शब्द लिखे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए हम उन शब्दों को भी देख लेते हैं, किस प्रकार भाववाचक संज्ञा बनाइए व लिंग बताएं। आपका तीसरा पॉइंट ये है। देखिए आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। देखिए मैं इधर आती हूँ और अपन देखते हैं कि ये कैसे बने।
सफल पहला वर्ड है आपका सफल। सारे इसी एग्जाम्पल के हिसाब से बनेंगे। पहला मैं आपको समझा रही हूं, आपके लिए है। सफल में आपने ता, ये ता क्या था? प्रत्यय था। सफल में आपने ता प्रत्यय जोड़ा तो ये बना सफलता। अब सफलता वर्ड का लिंग बताइए, उसे सफलता मिली या सफलता मिला? मिली। मिली शब्द क्या है? मिली किसके लिए आता है? स्त्रीलिंग के लिए आता है, ठीक है। और अगर मिला होता तो वो पुल्लिंग होता, इसलिए ये शब्द क्या, सफलता क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। आगे चलते हैं। उदार, उदारता, अगेन उसने उदारता दिखाई, दिखाया नहीं, दिखाई, तो ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। आगे चलते हैं। महान से महानता, ता प्रत्यय लगाया इसमें हमने अगेन, और महानता उसमें महानता थी किसके लिए आता है? स्त्री के लिए या पुरुष के लिए? लड़के हैं वो बताइए, आप अपने लिए था लिखते हो कि थी लिखते हो? था लिखते हो। लड़के, लड़कियां लिखती हैं थी, तो थी मतलब ये है स्त्रीलिंग वर्ड। महानता कौन सा वर्ड है? इसका लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है। आगे चलते हैं। कायर, कायर इसमें ता लगाया, कायरता, अगेन उसने कायरता दिखाई, दिखाया नहीं, तो स्त्रीलिंग शब्द है। सुंदर, सुंदर में हमने ता लगाया तो ये क्या शब्द हो गया? सुंदरता। क्या हुआ? सुंदरता। सुंदरता भी ये स्त्रीलिंग, मैंने डू कर रखा है यहाँ, स्त्रीलिंग ही है, ठीक है। आगे योग्य, ये जो वर्ड्स आ रहे हैं सब स्त्रीलिंग है। देखिए योग्य में आपने ता लगाया तो योग्यता बना। ता यहाँ पे क्या है बच्चों? मन में बार बार आपको बुलवा रही हूं, ताइस प्रत्यय, ठीक है। तो आपने प्रत्यय को जोड़ा और उसका लिंग बताया तो वो अगेन स्त्रीलिंग। योग्यता, उसमें योग्यता थी, योग्यता था नहीं, योग्यता थी अगेन स्त्रीलिंग। आइए। मूढ़, मूढ़ता, आप इसको गलत बोलते हैं इस वर्ड को, मूढ़, ढ। मैं लिखूंगी, चलिए सब बच्चे पढ़ो। प ढ, ढ ढक्कन वाला, पढ़ना, वैसे मूढ़ता। हाँ, आप बोलते समय इसको मूढ़ता बोलते हैं, ड़ नहीं है ये, ढ है। उच्चारण का बच्चों विशेष ख्याल रखते हैं तभी आप शुद्ध बोलोगे किसी भाषा को। चलिए। मूढ़, मूढ़ता, और स्त्रीलिंग ये है ना। मलिन, मैला, गंदा, है ना। मलिन, मलिनता, और ये भी स्त्रीलिंग। समझ में आ गया? सबने आपने कर लिया, मेरे साथ साथ आप करते जा रहे हैं। आशा है आपको समझ में भी आ रहा है, ठीक है। जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं बिल्कुल निधि मैम यहाँ वैसे ही पढ़ा रही है, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। इसके बाद भी आपको अगर यदि ऐसा कुछ लगता है, समझ में नहीं आता है, तो मैं जब आपके साथ रूबरू होती हूँ, ऑनलाइन आती हूँ, आप उस वक्त अपने क्वेश्चंस को लिख के रखो। जब निधि मैम से बात करेंगे तब आप पूछ लो कि मैम मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछना है, ठीक है। दिस इज़ द ओनली वे। हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है। अब ये फोर्थ उसमें आ रहे हैं हम। देखिए इसमें क्या लिखा है? श्रेष्ठ कर, निर्धारित, राष्ट्र, इन शब्दों में र के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया गया है। र के विभिन्न रूप बच्चा उनका प्रयोग किया गया है। आपने ये लिख लिया है पर्यायवाची, और मैं ये रब करती हूँ। कुछ मुझे आपको समझाना है तो उसमें लिखने के लिए मुझे आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो अब र के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया है। तो र के विभिन्न रूप बच्चों क्या कहलाते हैं? रेफ का प्रयोग। क्या कहलाते हैं? रेफ का प्रयोग। तो अब आप क्या सीखने जा रहे हैं बच्चों? रेफ का प्रयोग। रेफ बच्चों क्या होता है? रेफ र की मात्रा होती है बच्चों, जो र की अलग अलग तरह की। कभी तो र, मैम कई बच्चे मुझसे पूछते हैं, जो बच्चे बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ते हैं ना, वो पूछते हैं कि मैम ये इसमें ग के नीचे ऐसा एक लाइन सी लगी है, ये भी र है और ऊपर जाता है वो भी र होता है, ये क्या है? जी हाँ, ये अलग अलग र के जो प्रयोग होते हैं वही रेफ के प्रयोग यानी र की मात्राएं होती हैं बच्चों। र की अलग अलग तरह से मात्रा लगती हैं, वो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। र के प्रयोग की विधियाँ कुछ इस प्रकार हैं। देखिए इसमें लगा है, एक लगा है, मैंने वर्ड लिखा धर्म, एक प्रयोग ये है। इसमें ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसका देखिएगा, इसका ऊपर वाला जो पोर्शन है वो है रेफ, र की मात्रा, ठीक है, समझ में आ गए? इससे और शब्द धर्म, कर्म, वर्षा बनते हैं, है ना।
अब इसके अलावा एक वर्ड है, मैंने लिखा उग्र। अब इसमें बच्चों ये जो नीचे ये जो मात्रा आई, ये भी अगेन र की यानी रेफ की का प्रयोग है ना। उग्र से आपने बनाया निद्रा, प्रकार, प्रश्न लिखते हैं आप, तो वो उसमें आप यही वाला र का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब आता है एक र जो आप री ऋषि की मात्रा होती है, वो उसको आप इस प्रकार लिखते हैं। देखिए बेटा, ह के नीचे ये लगा दिया, हृदय लिखते हैं। ह्रस्व दीर्घ शब्द, ह्रस्व और दीर्घ शब्द, ये हम ऐसे लिखते हैं, आपने देखा होगा, है ना। तो ये भी एक प्रकार का ह ही होता है, सॉरी र ही होता है, यानी रेफ का प्रयोग ही माना जाता है। इसके अलावा एक र की मात्रा आप और प्रयोग में लाते हैं, वो इस प्रकार है, डबल र लगाते हैं और आप लिखते हैं ट्रक, लिखते हैं ट्रक लिखते हैं। तो ये ट्रक में जो ये आपने डबल मात्रा लगाई है, ये भी आपका र का प्रयोग यानी रेफ का प्रयोग, यानी रे की मात्रा है, र की मात्रा। अब अगर क्वेश्चन पेपर में रेफ के प्रयोग से शब्द बनाना लिखिए, तो आप इनमें से कोई भी शब्द लिख सकते हैं, वो रेफ है। आप ये मत कहिएगा कि रेफ क्या है, ये आपने 7th क्लास में भी पढ़ा है बच्चों, है ना। तो इस प्रकार आपने ट्रक लिख दिया, ड्रामा लिख दिया, ये वर्ड लिख दिया, ड्रामा लिख दिया, इस प्रकार आपने रेफ का प्रयोग करा। अब आपको करना क्या है बच्चों इस क्वेश्चन में, ये निधि मैम आपको नहीं कराएगी। आप अपनी किताब से देखो, पाठ में से स्वर रहित मतलब ऊपर वाला और स्वर सहित नीचे वाला शब्दों की सूची बनाएंगे रेफ के प्रयोग से। कुल आपको 4-5 शब्द लिखने हैं, यानी 4 शब्द ऊपर वाले रे के और 4 शब्द नीचे वाले। तो पाठ में से लेने हैं, पाठ में से ढूंढिए कहाँ कहाँ ये प्रयोग किया गया है, ये कहाँ कहाँ प्रयोग किए गए, इनका प्रयोग करके आपको अपने आप ये शब्द लिखने हैं। नाउ यू आर इन 8th क्लास, ओके। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए 5वां पॉइंट आपका है, दोहराने के लिए है। दोहरान कार्य आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है, इसलिए ये मैं भी दोहरा देती हूँ, आपको बता देती हूँ कि आधा क, देखिए ये देखिए, आपको मैं बता रही हूँ, आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करके ये कैसे बनता है। क्ष से क्षत्रिय आपने संस्कृत में भी पढ़ा होगा, षटकोण का श आधा और प्लस आपने क्या लगाया, शलगम, क्या बना, क्ष। ठीक है। अब त्र कैसे बनाया, त आधा और र इज इक्वल टू त्र, ठीक है, बना। और ज और ज्ञानी वाला, ज्ञो खाली वाला, ये मिला के आपने क्या बना, ज्ञ से ज्ञानी, ठीक है। और श प्लस र मिला के क्या बना, बताइए आप सब क्या बना, श्रुतलेख वाला, जो श्रुतलेख आप पढ़ते हो, श्रम वाला श्र बना, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। तो इनसे संबंधित ये शब्द यहाँ लिखे हुए हैं, उनको संयुक्त अक्षर कहते हैं बेटा। कौन से, क्षत्र ज्ञ, क्षत्र ज्ञ श्र, ये सब क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं संयुक्त अक्षर, क्योंकि ये 2 अक्षरों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए ये संयुक्त अक्षर। संयुक्त मतलब उसमें और भी कुछ मिला हुआ है, प्योर शब्द नहीं है, उसमें और शब्द मिलाए हुए हैं, ठीक है। चलिए, अब संयुक्त अक्षर से प्रत्येक अक्षर से 3-3 शब्द बनाइए। ये भी मैं आपके लिए ही छोड़ रही हूँ, क्योंकि जैसे क्ष से मैं बता देती हूँ, आपको बता मैं देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्ष से आपने बनाया क्षणिक, कक्षा, अक्षय, ठीक है। चलिए एक मैं आपके लिए बना देती हूँ कि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, इसलिए मैं बना देती हूँ आपके सामने कि किस तरह से बनाना है। एक एक मैं शुरू कर देती हूँ, फिर आगे आपको अपने आप बनाने हैं ये, ठीक है। इसमें क्ष से, एक क्ष से बनाना है। क्ष से मैंने लिख दिया क्षत्रिय, इसमें यहाँ पे क्ष का प्रयोग हो गया, ठीक है। समझ में आ गया आपको, क्षत्रिय। अब आपने त्र से बनाना है, त्र से कोई भी वर्ड बनाइए, त्रिशूल, ये त्र की मात्रा से, त्र से हो गया। ये शब्द को यूज करना है। अब है ज्ञ से, ज्ञ से क्या होता है, ज्ञान,
ज्ञानी, ठीक है, त्रिशूल से त्रिगुण, त्रिभाषी, कुछ भी लिख सकते हैं। अब आता है श्र, श्रुतलेख वाला श्र, श्रुति, हमने लिखा श्रुति, श्रुति शब्द, ध्वनि, ध्वनि है श्रुति, ठीक है। श्रुतलेख श्रवण, ये इस प्रकार श्र से शब्द बनते हैं। अब आपको आना है बच्चों पेज नंबर 37 पे। सब लोग पेज नंबर 37 निकालेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, ये हम पढ़ते हैं। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है बच्चों। आपका विशेषण का एक लेसन प्लान है आपके कोर्स में, विशेषण है, उसमें मैं आपको इसको इलेबोरेट करके पूरा पढ़ाऊंगी, ठीक है। अभी इसमें बुक में जो है उस हिसाब से पढ़ते जाइए। और इतना आपको पता भी है कि विशेषण क्या होता है। क्रिया विशेषण, अब विशेषण वो है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और क्रिया विशेषण वे शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। काम जो हो रहा है उसकी जो विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण है। जैसे काला घोड़ा, काला घोड़ा क्या हो गया बच्चों, बताओ, विशेषण। और तेज दौड़ा, दौड़ना क्रिया और उसमें तेज आ गया, क्रिया का विशेषण, क्रिया विशेषण, बिल्कुल सही है। इस वाक्य में घोड़ा शब्द संज्ञा है, काला संज्ञा की विशेषता बता रहा है इसलिए विशेषण है, दौड़ा शब्द क्रिया है, मैंने बताया जैसे यह तेज क्रिया की विशेषता बता रहा है इसलिए क्रिया विशेषण है। अब देखिए इसमें इसी से संबंधित एक क्वेश्चन बना दिया है इन्होंने, वो आपको देखना है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, पढ़िए। नीचे दिए गए शब्दों में से विशेषण और क्रिया विशेषण वाले शब्द समूह अलग अलग करने हैं। इसमें कुछ आपको ऑलरेडी वर्ड्स दिए हुए हैं ऊपर, देखिएगा आप, उनको आपको बताना है कि वो किस में आएंगे, विशेषण है वो या क्रिया विशेषण है। जैसे वर्ड है धीरे धीरे, पहला है धीरे धीरे, धीरे धीरे जो शब्द है बच्चों वो क्रिया विशेषण वाले समूह में, नीचे जो नंबर 2 है उसमें नीचे आप ऐड कर लेंगे धीरे धीरे, ये शब्द लिख लेंगे धीरे धीरे क्रिया विशेषण वाले शब्द में, ठीक है बच्चों, धीरे धीरे चलना, ठीक है। बहुत खाना, बहुत खाना अगेन क्या है, बहुत खाना विशेषता नहीं है, बहुत भी है उसमें, खाना भी है, यानी विशेषण भी है और क्रिया भी है, तो उसमें कहाँ पे आएगा ये बहुत खाना, क्रिया विशेषण में, ठीक है बच्चों। आगे चलिए, बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, इसमें कोई क्रिया हो रही है बच्चों, नहीं, इसमें उसकी स्पेशलिटी है यानी विशेषण है, तो ये ऊपर वाले लाइन में आएगा बूढ़ा व्यक्ति। बूढ़ा व्यक्ति क्या होगा, विशेषण, विशेषण है बूढ़ा, ठीक है। कमजोर प्राणी, अगेन ये इसमें कोई क्रिया नहीं दिखाई दे रही है, तो कमजोर प्राणी कहाँ आएगा, हमारा विशेषण वाले लाइन में। बूढ़ा व्यक्ति के बाद आप लिखेंगे कमजोर प्राणी, ठीक है। इसके बाद क्या वर्ड है, अचानक गिरना, गिरना इज अ क्रिया, गिरना क्या है, अचानक गिरना, गिरना क्रिया है और अचानक क्या हुआ वहां पे, अचानक वहां पे विशेषता आ गई, उसको अचानक यकायक ये चीज हुई है ना, काम कैसे हुआ, अचानक हुआ है ना, विशेषता क्या थी काम की, कि अचानक काम किया गया, तो अचानक गिरना इस क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के कॉलम में लिखेंगे यानी नीचे वाले कॉलम में, ठीक है। आगे बचती है तीसरी मंजिल, अगेन तीसरी और मंजिल, मंजिल क्या है बच्चों बताइए, क्रिया विशेषण जब आप पढ़ रहे हैं तो तीसरी ये संज्ञा है, इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही, तो सिंपल सी बात है कि विशेषण के साथ मंजिल कौन सी थी, तीसरी थी, संख्यावाचक आ रहा है देखिए, तो ये क्रिया विशेषण वाले शब्द समूह में आएगा, ठीक है बच्चों। अब है असंख्य तारे, असंख्य अगेन संख्या बता रहा है और तारे यानी नाउन है और विशेषता बताते हुए विशेषण बता रहा है, तारों की विशेषता कि तारे कैसे हैं, असंख्य हैं, तो फिर ये अगेन विशेषण वाले शब्द समूह में यानी पहले वाले ब्लॉक में आएगा। पहले वाले ब्लॉक में आपने क्या क्या लिखा, बूढ़ा व्यक्ति, कमजोर प्राणी, तीसरी मंजिल और असंख्य तारे, ठीक है। क्रिया विशेषण वाले शब्द समूह में आपने क्या क्या लिखा, धीरे धीरे, बहुत खाना, अचानक गिरना, ठीक है बच्चों। अब आपको ये समझ में आ गया। अब बच्चों प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। दिए गए वाक्यों में की और की का उचित प्रयोग कर रिक्त स्थान भरना है। बच्चों आप लोग जनरली ये बहुत गलती करते हैं, आपको पता नहीं है कि छोटा की और बड़ा की कब लगाया जाता है।
जब कोई भी सेंटेंस हम लिख रहे होते हैं उसके मध्य में कोई की आता है तो वो हमेशा छोटा ई आएगा। देखिए इसीलिए ये एक्सरसाइज आपको दी गई है, इसको आप ध्यान से लिखेंगे, भरेंगे, मेरे साथ साथ करते जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ, चलिए बोलते हैं। नंबर 1, आवश्यकता यह तय करने की है कि, देखो है कि, आवश्यकता यह तय करने की है कि, एक सेंटेंस पूरा हो गया, उसके बीच में जो ये की आया छोटा ही, आखिर हम किस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरे में आइए, सफलता। अब यहाँ सफलता की कोई सीमा नहीं है, ऐसे नहीं आएगा, सफलता की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि ये सेंटेंस नहीं, सेंटेंस को, आधे सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से नहीं काट रहा, ये एक वर्ड के बाद ही आया है। वर्ड्स के बाद जब आता है बीच में तो वो बड़ा ही की आता है, लेकिन जब वो एक सेंटेंस बन जाता है और दूसरे सेंटेंस को जोड़ने लगता है, जैसे कि ऊपर वाले सेंटेंस में आपने देखा था, तब उसमें छोटा की आया था। जब भी कभी सेंटेंस होगा आप में बना रहे हैं, आने वाला पहला की हो सकता है एक सेंटेंस के बीच में ही आ गया, बढ़ा लेंगे, और अगर वही आगे तक चलता जा रहा है, लिंगर ऑन कर रहा है सेंटेंस, और उसमें फिर से की आ गया छोटा, तब वो छोटा प्रयोग होगा। देखिए कैसे, आपको अभी समझ में आएगा। निरंतर झरने वाले झरने, अब ये यहाँ सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है। निरंतर झरने वाले झरने की बड़ा बूंदे भी शिलाओं का सीना चीर देती हैं। ठीक है, यहाँ पे बड़ा की आएगा। निरंतर झरने वाले झरने, निरंतर झरने वाले झरने की नहीं, की बड़ा ई। विचार करना चाहिए, क्या करना चाहिए, दूसरा सेंटेंस जुड़ रहा है, विचार करना चाहिए कि छोटा ई। आखिर हम क्या चाहते हैं, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, इसलिए इसके बीच में छोटा की हमने लगाया है। समझ रहे हैं आप, बड़ा की और छोटा की कब कब होता है। आगे चलिए, एक वर्ड के बाद आ रहा है, हमेशा बड़ा आएगा वर्ड के बाद। अगर सेंटेंस को फिनिश करता हुआ होता है, छोटा की आएगा। ठीक है, आगे चलिए। किसी वर्ड, एक वर्ड, किसी कौन सा की आएगा, बड़ा। किसी की पेड़ पौधों में रुचि होती है, एक सेंटेंस खत्म हो गया, तो किसी यहाँ पे वापस से बड़ा नहीं आएगा। यहाँ किसी की अंतरिक्ष में विचरते असंख्य तारों की। ठीक है, किसी की, क्योंकि ये एक ही प्रयोग दो बार हो रहे हैं की के, इसलिए हमेशा दूसरा प्रयोग जो होता है वो छोटा की के हिसाब से होता है। ठीक है, अब आते हैं अपन 6 नंबर पे। महत्वपूर्ण यह है, एक सेंटेंस खत्म हो गया, एक वर्ड खत्म नहीं हुआ, सेंटेंस खत्म हुआ। महत्वपूर्ण यह है कि, छोटा की, आप कार्य किस तरह कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको की और की का प्रयोग। अब बच्चों ये आपका लेसन मैंने पूरा करवा दिया है। ये लेसन 4 जीवन का लक्ष्य हमारा ख़त्म हो गया है आज। अब इसके बाद हम अगली क्लास में मैं नहीं, या तो शीतल मैम या सीमा गौतम मैम आपको पढ़ाने आएंगी। और मैंने आपको बताया आपको ध्यान क्या रखना है, जिस दिन भी हिंदी का अब मेरे बाद वाला जो भी पीरियड होगा या जो भी दिन आएगा तय होगा कल, तो उस दिन आपको हिंदी की सारी कॉपी किताब अपने पास रखनी है। जो मैम जो किताब निकालने के लिए कहेंगी आप वो निकालिए, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, और एंजॉय करिए हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू।